पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में छापेमारी हो रही है। बंगाल, झारखंड में 17 कई अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। हम आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार बंगाल और झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के आगाह किया था और कहा था कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल और झारखंड से जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उनको उखाड़ फेंका जाएगा, उनको वहां से बाहर निकाला जाएगा। और काफी ये जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिए थे इसकी चर्चा हुई थी। और साथ ही झारखंड चुनाव में भी जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बार बार लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के हमलावर है, उसको लेकर के कई सारी चर्चाएं बनी हुई। हमारे साथ इसी खबर पर वरुण जैन फोन लाइन पर बने हुए हैं। वरुण, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ दिनों पहले बंगाल का दौरा किया था। उन्होंने कोलकाता से संदेश दिया था कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उनको उखाड़ फेंका जाएगा। और झारखंड के चुनाव में भी लगातार वो कहते रहे हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ है और उसे हम खत्म करेंगे। और ये ईडी की कार्यवाही, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर अवैध बांग्लादेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, राजनीतिक मुद्दा भी ये बनता जा रहा है। सरकार भी पहले ये बात कह चुकी है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसको लेकर सभी एजेंसी पहले से अलर्ट पर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब ये कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के अलग अलग 17 लोकेशन पर ताबड़तोड़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी चल रही है। आप एक बात और देखेंगे कि कल ही एनआईए ने भी छापेमारी की थी करीब 7 से 8 शहरों के अंदर, जिसके अंदर पश्चिम बंगाल भी शामिल था। वहां पर जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उनका अलकायदा के साथ जो आतंकी संगठन है उनके साथ नेटवर्क है, उसका भी भंडाफोड़ हुआ था। उसको लेकर भी कल एनआईए ने कार्रवाई की थी और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी सामने आई है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अब ये ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। लेकिन ये साफ है कि किस तरीके से जो अवैध घुसपैठिए रहते हैं ये अवैध गतिविधियों के अंदर शामिल रहते हैं और देश के अंदर कई आतंकी वारदातों के अंदर भी शामिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती है। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करते रहिएगा। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी जो खतरा है उसको टालने के लिए घुसपैठियों पर अब कार्रवाई हो रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनावी राज्य महाराष्ट्र से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नवी मुंबई में भारी कैश बरामद किया गया है। नवी मुंबई में 2 करोड़ 60 लाख का कैश जब्त किया गया है। नेरूल में रियल एस्टेट एजेंट के दफ्तर से यह पैसा बरामद हुआ है। पुलिस, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग की साझा कार्यवाही है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जानकारी थी कि कैश बरामद हो सकते हैं। पुलिस बल और साथ ही जो लोकल एजेंट्स हैं, जो अंदरूनी इकाई हैं, वो लगातार जांच कर रही थी और ऐसी इनपुट्स भी थे, ये खबर भी थे कि शायद कहीं से इस तरह के मामले सामने आए। और ऐसे में महाराष्ट्र के नवी मुंबई से देखिए भारी कैश बरामद हुआ। हमारे साथ नम्रता इसी खबर पर मुंबई से जुड़ गई हैं। नम्रता, विधानसभा चुनाव स्तर पर लगातार ताबड़तोड़ रैलियां दिग्गजों की और ऐसे में कैश बरामद और वो भी 2 करोड़ 60 लाख। जी देखिए, महाराष्ट्र से अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश जो है वो बरामद हो चुका है। कुछ दिन पहले विक्रोली से 600 टन जो चांदी की ईंटें हैं वो बरामद हुई थी। उसके कुछ दिन पहले पालघर से 3 करोड़ कैश बरामद हुआ था। अब नवी मुंबई के नेरुल से 2 करोड़ 60 लाख कैश जो है वो जब्त किया गया है। नेरुल का जो सेक्टर 16 है वहाँ एक रियल एस्टेट एजेंट के दफ्तर से ये कैश बरामद किया गया है। नवी मुंबई पुलिस, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग की संयुक्त कार्रवाई है जिसके बाद ये पूरा कैश बरामद किया गया है। हालांकि जिस एजेंट का ये पूरा पैसा है उसका कहना है कि बिजनेस के जरिए उसने ये पैसा कमाया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश है वो चुनाव के दौरान मिलना तो इसके लिए जांच का विषय बन जाता है। तो फिलहाल पुलिस जो है और आगे की एजेंसी से मामले की जांच करी है, पैसे को जब्त कर लिया गया है। और आप देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे आ रहा है वैसे वैसे हर दिन करोड़ों की संख्या में जो कैश और जो नकदी है वो बरामद होती नजर आ रही है। तो लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान नजर बनाई रही है इस खबर पर और साथ ही जो भी आपके पास खबरें आती हैं हमें तुरंत पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे जो हमारे पास देहरादून से इस वक्त आ रही है। देहरादून में ट्रक से कार की टक्कर की खबर है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। देहरादून में ओएनजीसी चौराहे के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में घायल एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो 6 लोग हैं उनकी मौत है, एक लड़की की हालत बहुत गंभीर है जिसे अस्पताल रेफर किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं राजनीति की और साथ ही वोट बैंक की। वोट जिहाद, धर्मयुद्ध, रजाकार, मीर जाफर महाराष्ट्र की राजनीति में छाए हुए हैं। लेकिन राजनीति और धर्म के इस कॉकटेल में 2 चेहरे इस वक्त आमने सामने।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, देखिए हमारी रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटों के जरिए कई पार्टियां सत्ता पाने की फिराक में हैं और इन्हीं में से एक है असदुद्दीन ओवैसी, जो वोट जिहाद धर्म युद्ध जैसी टिप्पणी को लेकर फडणवीस पर फिर से फायर हो गए। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है, और जिहाद होता है। अब ओवैसी सुन ले, अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो, अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूँ। बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे, डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के लगातार हमलों के बाद फडणवीस भी भड़क उठे। उन्होंने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। और चुनावी प्रचार में वार पलटवार के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी के कपड़ों पर टिप्पणी की। इसके बाद बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताते हुए माफी मांगने की अपील की। महाराष्ट्र हो या झारखंड, हर तरफ योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की चर्चा है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के वेशभूषा पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। साधु के वेश में रहते हैं, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे, हमारे सीता माँ का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। विपक्ष ने सीएम योगी को सीधा टारगेट किया, उनके कपड़ों पर सवाल उठाए, तो बीजेपी और सरकार की सहयोगी पार्टियों ने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। योगी की वेशभूषा पर टिप्पणी को सनातन का अपमान बताते हुए दोनों नेताओं से माफी की मांग की गई है। सनातन पर सदियों से जिन लोगों ने चोट किया है, कांग्रेस पार्टी उन्हीं की पक्षधर है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी का बयान उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। और देश के 11 राज्यों में कल होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने जोरदार तरीके से चुनावी मैदान में अपनी अपनी हुंकार भरी। केरल के वायनाड सीट से लेकर उत्तर प्रदेश के सीसामऊ तक चुनाव प्रचार में सियासी पारा गर्म रहा। चुनावी प्रचार का जनता पर कितना प्रभाव पड़ा है, ये 23 तारीख को आने वाले नतीजों में दिखाई देगा। उपचुनाव के लिए भले ही प्रचार थम गया हो, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब भी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 3 जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:15 पर चिमूर, दोपहर 3:45 पर सोलापुर और शाम 4:30 बजे पुणे में जनसभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी आज झारखंड और महाराष्ट्र में हुंकार भरेंगे। अमित शाह की पहली रैली सुबह 11:30 बजे धनबाद और दूसरी दोपहर 1:15 पर कतरास में होगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। शाम 5:30 बजे मुंबई, शाम 7:30 बजे शाह कांदिवली पश्चिम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पार्टी के लिए झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा गिरिडीह में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में रहेंगे। 3 जनसभा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल 11:30 बजे बुल्ढाना में और दोपहर 3 बजे गोदिया में चुनावी हुंकार भरेंगे। और महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। अपनी शिकायत में बीजेपी ने राहुल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 228 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उससे पहले शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। वो बार बार संविधान खत्म करने को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी
संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है। बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत 4 बयानों को लेकर की है, जिसमें संविधान, नौकरी, एजेंसीज पर दिए गए बयान शामिल हैं। और देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव शोर वहां पर तेज हो रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, शब्दों की जंग के साथ साथ नए नए पैंतरे भी वहां सामने आ रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए निकले नेताओं का विरोध भी हो रहा है। इनमें शिंदे भी शामिल हैं, जिन्हें काले झंडे का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार दौरान की है, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाए गए। प्रदर्शन करने वालों ने काले झंडे दिखाने के साथ मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की भी कोशिश की। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप लांडे के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। चुनाव प्रचार से लौटते वक्त मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। मुख्यमंत्री शिंदे को काले झंडे दिखाने का आरोप शिवसेना यूबीटी पर लगा है, जिसमें से कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर से नए पोस्टर लगे हैं। इस बार पोस्टर में अली और बजरंग बली के जिक्र को लेकर के परिवारवाद तक प्रहार हुआ है। अली भी है, बजरंग बली भी है, संग पीडीए एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। यूपी में पोस्टर वॉर के बीच नारों की ये लाइनें, जिसे लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है। पोस्टर में पीडीए की जीत का दावा किया गया है। इस बार इस पोस्टर में अली और बजरंग बली भी शामिल, यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने इस पोस्टर में शामिल किया है। इसी बीच यूपी बीजेपी ने भी नया पोस्टर जारी कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। फिल्मी दर्जा वाले पोस्टर में अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल, धर्मेंद्र, तेज प्रताप यादव की फोटो है। पोस्टर में पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया गया है। साथ ही लिखा गया है, जीतेंगे तो लूटेंगे, बटोगे तो कटोगे नारे से इतना घबरा गए हैं कि रोज नए नारे लेकर के सामने आते हैं, लेकिन फिर भी किसी नारे से जनता जुड़ नहीं रही। लखनऊ में बीएसपी दफ्तर के बाहर भी नया पोस्टर लगा है, जिसमें कहा गया है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। पोस्टर वॉर से दूर रहने वाली जो बहुजन समाज पार्टी थी, अब वो भी इस उपचुनाव में पोस्टर वॉर में उतर चुकी है। तो देखिए, ये तो रहा चुनावी राज्यों का हाल, लेकिन राजस्थान की कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो एक महिला पर भड़क गए। क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में देखिए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक महिला पर गुस्सा हो गए। महिला ने जब मंत्री जी के सामने पानी की समस्या रखी, मांग की, तो कन्हैया लाल चौधरी भड़क उठे और कह दिया कि आप वोट दो या मत दो। मैं वोट तो था कि मनमता को देने दीजिए। हम पहले बात तो तुम्हें 100 गना मनमाया जा वोट देना। देवली उनियारा विधानसभा सीट से बीजेपी से राजेंद्र गुर्जर उम्मीदवार हैं। उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए कन्हैया लाल चौधरी ने एक नुक्कड़ सभा में शामिल होना था, लेकिन पानी न मिलने से परेशान आम जनता ने उन्हें घेर लिया। तुम्हारे चिल्लाने से काम नहीं होगा, मेरे कहने से काम होगा। तुम शांति से रहो, मैं समझूंगा नहीं। तुम पानी ना आ लो तो कैसा लो जाता है आपको नाम में आएगा। पब्लिक चिल्लाओ कितना आप सुना कैसे हम सुनवाड़ा भी करना आप पे ठीक है, मैं सुनवाड़ा भी करना है। मैं वोट तो था कि मनमता को देने दीजिए। हम पहले बात तो तुम्हें 100 गना मनमाया जा वोट देना। दरअसल कन्हैया लाल ने लोगों से पूछा कि पानी की टंकी कहां बनी हुई है, जिस पर लोगों ने जवाब दिया कि 3 किलोमीटर दूर, जिसके बाद वहां खड़े ठेकेदार भी भड़क उठे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पारंपरिक त्योहार इगास बग्वाल के जश्न में शरीक हुए। यह कार्यक्रम बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के घर पर आयोजित किया गया। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। रामदेव से लेकर के साधु संतों का भी समागम रहा। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी हर साल इगास बग्वाल का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के समारोह में शामिल होने से ये और भी खास हो गया। जैसे ही पीएम मोदी अनिल बलूनी के आवास पहुंचे, उनका उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने अनिल बलूनी के आवास पर गौ पूजन, तुलसी पूजन कर इगास की ज्योति प्रज्वलित की।
इगास बग्वाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। दीपावली पर्व के 11वें दिन उत्तराखंड में इगास बग्वाल का पर्व मनाया जाता है। इसे बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के मेरे परिजनों सहित सभी देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मुझे उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी के यहाँ इस त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मेरी कामना है यह पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूटा है। लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग के बाहर गदर मचा के रखा है। छात्र अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सारे पेपर्स, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो एक ही दिन में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और आरओ-एआरओ की परीक्षा को 2 दिन में कराने का फैसला लिया और छात्र इस फैसले के विरोध में हैं। हजारों की संख्या में छात्र यूपी लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र संगम नगरी प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर जमा है। प्रयागराज प्रशासन और आयोग के अफसरों ने छात्रों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातचीत बेनतीजा रही। शायद जान चली जाए, यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट नहीं इनकार है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों में किसी के हाथ में भगत सिंह की तस्वीर है, कोई तिरंगा थामे हुए है, तो कोई बैनर पोस्टर के जरिए सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। विवाद 2 परीक्षाओं को लेकर है। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 7-8 दिसंबर को होगी। आरओ-एआरओ 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22-23 दिसंबर को होगी। 2 दिन और 2 अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी। पिछली बार एक ही शिफ्ट में आरओ-एआरओ की परीक्षा हुई थी। छात्रों की मांग है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। और 60 सेकंड न्यूज में अब खबर वडोदरा से। वडोदरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में कल तेज धमाके के साथ हड़कंप मच गया। धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई थी। अब इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के वडोदरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में धमाके के बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयानक है कि रिफाइनरी से धुएं का गुबार उठ रहा है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। भीषण आग को देखते हुए सभी दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया और आसपास के जिलों के दमकल को बुलाया गया। रिफाइंड विस्फोट दोपहर करीब 3:40 पर हुआ था। हमारे पास तो यही इन्फॉर्मेशन है कि बेंजीन के टैंक में आग लगी है बस। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में 1000 किलोलीटर बेंजीन टैंक में ब्लास्ट के बाद आग लगी। पूरा फॉर्म से मारा चल रहा है। स्टैंड बाय रखने के लिए गेल में से फायर फाइटर मंगाया है। नंदेसरी जीआईडीसी, अंकलेश्वर जीआईडीसी, हालोल जीआईडीसी। आग कैसे लगी, अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं। करीब 20 साल पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की गुजरात रिफाइनरी में ऐसे ही धमाका हुआ था। और जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसका कई जगहों पर सैलानियों ने जमकर फायदा उठाया है। हम आपको बता दें कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग अभी भी परेशान हैं भारी बर्फबारी की वजह से। एक बार दिखाते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां मौसम की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी। आसमान से गिरी पहली बर्फ ने मौसम में ताजगी सी बिखेर दी। बारामूला जिले में गुलमर्ग की पहाड़ियां बर्फ से चांदी चांदी हो गई हैं। फाहों की तरह गिरती हुई बर्फ कैमरे में कैद हुई, जिससे यहाँ आए पर्यटकों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। गुलमर्ग के आसपास की पहाड़ियाँ बर्फ की सफेद चादर से ढक गईं। गुलमर्ग में ये सीजन की पहली बर्फबारी है, जिसका सैलानियों ने जमकर आनंद लिया। कुपवाड़ा में सदना पास पर ताज़ा बर्फ से तापमान में गिरावट देखी गई। 10,000 फीट की ऊंचाई पर सदना पास भी बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। स्नोफॉल की वजह से यहाँ यातायात पर असर पड़ा। बांदीपुरा में सीजन की पहली बर्फबारी से गुरेज हुई घाटी बर्फ की चादर में ढकी नजर आई। राजौरी और पुंछ को भी कश्मीर से जोड़ने वाले मशहूर मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। इसी बीच प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर लोगों को ऐसे बर्फीले रास्तों पर धीमे और ध्यान से ड्राइव करने की सलाह दी गई है। और कर्नाटक उपचुनाव में हिजाब की एंट्री हो गई है। वहां इसे लेकर काफी बवाल चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वोट की जरूरत नहीं है, वोटा मांगने जाता भी नहीं, मुझे वोटा भी देना नहीं कर को। ये कुमारस्वामी इलेक्शन के बाद ये कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार में वक्फ और हाउसिंग मंत्री जमीर अहमद खान एक रथ पर सवार हैं। अगल बगल समर्थकों का जमावड़ा है।
और फोन पर कुमारस्वामी का एक बयान सुना रहे हैं, जिसमें कुमारस्वामी कहते सुनाई दे रहे हैं उन्हें हिजाब या पजाब नहीं चाहिए। जिस पर अब जमीर अहमद खान ये कहते हुए निशाना साध रहे हैं कि उन्हें हिजाब और पजाब नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यानी मुसलमानों के वोट चाहिए। म्हणजे मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, वोटा मांगने जाता भी नहीं, म्हणजे वोटा भी देना नहीं। जमीर अहमद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जमीर अहमद इससे पहले कुमारस्वामी पर नस्ली टिप्पणी भी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से जमीर अहमद खान ने कुमारस्वामी के बयान का जिक्र कर चन्नापटना सीट पर हिजाब और पजाब की एंट्री कराई है, उस पर सियासत गर्मा गई है। कुमारस्वामी तेरी बोली बोल, एक एक पैसा चंदा कर दो, तेरे पूरे खानदान को खरीदने की ताकत मुसलमानों रख पाई। बता दें कि कर्नाटक की चन्नापटना सीट पर इसलिए भी सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि यहां से कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीपी योगेश्वर को मैदान में उतारा है। लेकिन प्रतिष्ठा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और एचडी कुमारस्वामी की दांव पर लगी है। दोनों ही अपने वोक्कलिगत समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया में चल रहे युद्ध को लेकर के चिंता जाहिर की है। उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के दुनिया को चेताया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। दुनिया पर मंडरा रहे महायुद्ध के खतरे और अलग अलग देशों में खुले वॉर फ्रंट को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है, जिनकी माने तो रूस, यूक्रेन और इजराइल और हमास की लड़ाई दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती। मध्य प्रदेश के जबलपुर में संघ की नेत्री उर्मिला जामदार की याद में एक प्रोग्राम रखा गया था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने मोहन भागवत पहुंचे थे और जब दुनिया में चल रही घटनाओं पर भागवत से बात रखने को कहा गया तो उन्होंने 5 बड़ी और अहम बातें कही। पहली, तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को लेकर, दूसरी, विज्ञान और हथियार पर, तीसरी, पर्यावरण और बीमारी पर, और चौथी, सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात भागवत ने भारत के विश्व गुरु बनने को लेकर कही। अभी तक मैं भारत रास्ता दिखाएगा बोल रहा हूं। आप सबको अच्छा लगेगा, ये मैं बाहर बोलूंगा तो कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन जिस समय मैं कहूंगा कि हिंदुत्व रास्ता दिखाता है तब विवाद शुरू होंगे। दरअसल भारत के विश्व गुरु बनने की बात समय समय पर होती रही है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत की खुलकर तारीफ की थी और उसे महाशक्ति का सबसे बड़ा हकदार बताया था। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरी महाशक्ति बन जाएगा। और आपको बता दें खबर राजस्थान की, यहाँ पर एक स्कूल के रंग को लेकर के बवाल है। कहा जा रहा है कि स्कूल के रंग को बदल करके भगवा कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर के बड़ा सियासत तेज है। क्या कुछ चल रहा है, आपको दिखाते हैं। ये भरतपुर का महारानी श्री जया महाविद्यालय है। अभी कॉलेज की इमारत जिस रंग में दिखाई दे रही है, कुछ दिनों बाद ऐसी नहीं दिखेगी, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये इमारत आपको भगवा रंग में रंगी नजर आएगी। क्योंकि कायाकल्प योजना के तहत राज्य के 20 कॉलेज की बिल्डिंग्स का सामने का हिस्सा और प्रवेश कक्ष भगवा रंग से रंग दिए जाएंगे। क्योंकि जो सरकारी आदेश आया है उसमें साफ लिखा है कि खास कंपनी का एक रंग इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। उधर भगवा रंग को लेकर जो दलील शिक्षा मंत्री ने दी वो जरूर सुननी चाहिए। आदेश में ऑरेंज कलर है और राजस्थान रंगीला राजस्थान है। इसमें बच्चों को एक सकारात्मक रूप देने के लिए एक कलर दिया है। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस को ये सरकारी फरमान नागवार गुजरा। तो आप सारे रंग करो, हमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप यदि भगवा रंग करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपके जो एजेंडा है वो कहीं सफल होता है, भाई साहब कलर तो कीजिए। लेकिन जो कांग्रेस की योजनाएं थी तो वो योजनाएं तो आपने सब बंद कर दी। राजस्थान में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनकी बनावट उनकी पहचान है, लेकिन यहाँ बात सरकारी कॉलेज की इमारतों की है जिन्हें एक विशेष रंग में रंगने की पटकथा लिखी जा रही है।